हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 45 और आज की वीडियो में हमारे सप्लाई चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ सप्लाई। जैसा कि हमने डिमांड में पढ़ा था, दो तरह के एस्पेक्ट डिमांड में भी थे, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। वैसे ही यहाँ पर सप्लाई में भी है इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई में क्या है कि जहां पर कोई एक पर्टिकुलर सेलर, प्रोड्यूसर या फर्म क्या कर रही है, मार्केट में सप्लाई करती है, तो उसे इंडिविजुअल सप्लाई बोले। और मार्केट में क्या होता है, 2, 3, 4 या बहुत सारे फर्म्स मिलकर के मार्केट में क्या कर रही है, अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर रही है। तो वो हमारा जब सबका कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, मान लो एक मार्केट में एक ही चीज को सप्लाई करने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, 8-10 लोग हैं, तो जब सभी की सप्लाई को जब हम ऐड करेंगे तो पता चलेगा कि मार्केट में टोटल कितना प्रोडक्ट सप्लाई हुआ है। तो देखो, इसी तरह से इंडिविजुअल जो सप्लाई है उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वही कॉमन अजम्पशंस हैं जो हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था, जैसे टेक्नोलॉजी, इनपुट, प्राइस ऑफ इनपुट्स, टैक्सेशन एंड टैक्सेशन पॉलिसी, सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और उसके बाद में प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसके मार्केट सप्लाई के अजम्पशंस की बात करते हैं, मैं सबको एक साथ ही बता कर रही हूँ दोनों को मिला के, तो आप लोगों को क्या करना है, उसे हिसाब से उसको करते चले जाना और बोर्ड वर्क को आप एज यूजुअल कॉपी कर लोगे। देखो, जब मार्केट डिमांड के मार्केट सप्लाई के अजम्पशंस की बात हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर समझने वाली चीज जो है वो ये है बच्चों कि 4 पॉइंट जो ऊपर में हमने पढ़े वो सेम है, आपको यहाँ पर कॉपी करना है, आपको सेम एज अबव नहीं लिखना है, आपको ये चारों पॉइंट्स को फिर से मार्केट सप्लाई में लिखना है जब आप मार्केट सप्लाई को करोगे। मार्केट में क्या होता है ना, बस ये एक पॉइंट यहाँ पर अजम्पशन का अलग हो जाता है, दैट इज नो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। क्योंकि मार्केट सप्लाई की जब हमने बात की तो वहां पर क्या देखा कि बहुत सारे फर्म सप्लाई कर रहे थे, तो अजम्पशन में यही मानना है कि उन फर्म्स का नंबर नहीं चेंज होना चाहिए। मतलब अगर 10 लोग मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग जब बात करते हैं लॉ की, तब भी क्या होने चाहिए, 10 ही लोग वहां पर सप्लाई करने चाहिए, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, अजम्पशंस हमने क्यों बताया, तो अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई लेते हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई को अगर हम इंडिविजुअल के हिसाब से देखें तो हम लोग क्या करेंगे, 4 अजम्पशंस लेते हैं। उसके बाद में तो यहाँ पर जब हम मार्केट सप्लाई लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि नंबर ऑफ फर्म जो होता है आपका ऐड हो जाता है, एक एक्स्ट्रा वहां पर अजम्पशंस हम लोग लेते हैं। जब हम लॉ ऑफ सप्लाई को दिखाएंगे एज पर मार्केट सप्लाई, तो वहां पर क्या होता है, एक अजम्पशन उसका बढ़ जाता है। तो चलो शेड्यूल देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई का। ये वही शेड्यूल है जो कि मैंने लॉ ऑफ सप्लाई में लिया था, आपके लिए इजी हो जाएगा। प्राइस जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है, क्वांटिटी सप्लाइड वैसे वैसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा सप्लाई कर्व कैसा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली क्या कर रहा है, स्लोप कर रहा है। इसके अकॉर्डिंगली ये शेड्यूल और डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमने ऑब्जर्वेशन किया। यहाँ आप हेडिंग में ऑब्जर्वेशन लिख देना। ऑब्जर्वेशन क्या क्या हमने किया है कि सप्लाई कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप्ड, आप पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्ट यूज किया है। फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ये तो हमने लॉ में भी पढ़ा था कि डायरेक्ट रिलेशन होता है, दैट मीन्स while other thing being constant, when price of the certain commodity rises then quantity supplied rises and vice versa, ठीक है। तो वही चीज थर्ड में हमने ऑब्जर्व की कि other thing remains constant, when price rises then quantity supplied also rises and vice versa। मार्केट सप्लाई के शेड्यूल की बात करें तो मार्केट सप्लाई में हम देख रहे हैं प्राइस हमने वही रखा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर जो है मार्केट में ए एक सप्लायर है, बी एक सप्लायर है और सी एक सप्लायर है। ये 3 सप्लायर का ऑब्जर्वेशन हमने किया है। तो क्या देखा कि ए ने इस प्राइस पर इतने गुड्स सप्लाई किए, बी ने और सी ने। जब तीनों के गुड्स को हमने जोड़ दिया, समेशन निकाला, टोटल निकाला उसका, तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट सप्लाई निकल के आया। मैंने इसके शेड्यूल के हिसाब से यहाँ जो डायग्राम बनाया है वो रैंडम डायग्राम बनाया, बट आप जब पर्टिकुलर इसे एक एक पॉइंट लेकर के बनाओगे ना तो ये डायग्राम किसी शेप में आएगा। मैं बोलूंगी कि एक बार आप चेक करने के लिए क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाना, ठीक है। तो आपको समझ में भी आएगा कि ये तीनों, और उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि जब हम 30, मान लो कि मैंने यहाँ पर प्राइस लिया है 30, ठीक है, यहाँ जब ये टोटल क्वांटिटी लिया है 30, ठीक है। तो क्वांटिटी जब 30 लिया तो 1 रुपीज के प्राइस पर
क्या हो जा रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड टोटल जब हम लोग देख रहे हैं मार्केट में, ठीक है, 1 रुपीज के प्राइस पर जब हम लोग क्वांटिटी सप्लाइड देख रहे हैं तो वो कितना निकल करके आ रहा है, 30, ठीक है। मीन्स ये तीनों का अलग अलग लेंगे। मान लो कि यहाँ पर ये 2 यूनिट का सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 8 यूनिट का सप्लाई हो रहा है और यहाँ पर 20 यूनिट का सप्लाई हो रहा है। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे इस पॉइंट पर तो 1 रुपए पर टोटल मार्केट सप्लाई कितनी है, 30, तो वो 30 होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप बना करके चेक करना, एकदम उसका टोटल जो होगा वो बराबर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ ये शेड्यूल डायग्राम हमें क्या ऑब्जर्वेशन देता है कि एसएस दैट मीन्स हमारा सप्लाई कर्व इज दिस समेशन मीन्स टोटल और हॉरिजॉन्टल ऑफ सप्लाई कर्व्स ए बी एंड सी सेलर्स इन द मार्केट, ये तीनों के हॉरिजॉन्टल है। साथ ही साथ जो होगा डायरेक्ट रिलेशन होगा और प्राइस राइज करेगा तो क्वांटिटी राइज करेगा, ये दोनों सेम पॉइंट को आप यहाँ पर लिख दोगे। अब जब इतने सारे अजम्पशंस हैं तो हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे जरूर, तो चलो उस एक्सेप्शंस को देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्सेप्शंस में क्या आता है, सबसे पहले तो चलो एक्सेप्शंस को समझते हैं कि एक्सेप्शंस होता क्या है, क्योंकि हमने बहुत सारे चैप्टर्स में एक्सेप्शंस को देखा है और हमने ये भी जाना है कि एक्सेप्शन का मतलब हम समझते हैं लॉ नॉट एप्लीकेबल। तो वो सारे पॉइंट्स जहां हमारा लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं होता, वो हम लोग क्या बोलते हैं, उसे एक्सेप्शंस। तो वैसे ही यहाँ 5 पॉइंट्स मैंने लिए हैं जिस पर कि हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं होता। सबसे पहला एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। देखो अब एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जो भी प्रोडक्ट जो ग्रो करते हैं वहां पर क्या होता है, वो पूरी तरह से उनकी सप्लाई, उनका प्रोडक्शन नेचर पे डिपेंड करता है। एक पर्टिकुलर टाइम लैग होता है, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम में वो ग्रो करते हैं। तो क्या हुआ कि देयर सप्लाई डिपेंड्स ऑन नेचर एंड दे आर प्रोड्यूस्ड विथ अ टाइम लैग, एक पर्टिकुलर टाइम लैग पे वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं वो ऐसा नहीं है कि प्राइस इंक्रीज हुई तो हम सप्लाई हाई कर देंगे। मान लो कि अगर प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो हाई प्राइस पे भी हम लोग सप्लाई हाई तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा एक्सेप्शन हो जाता है। सेकंड आता है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल हमने समझा था डिमांड के टाइम में जब टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ रहे थे, तो वो सारे गुड्स जो खराब होने वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वैसे गुड्स हैं तो दीज गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। हमने पढ़ा था ना ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल। तो वैसे ही पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, इन्हें हम लंबे समय तक नहीं रख सकते, जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये दूध, फल, सब्जियां, ये सारी चीजें क्या होती है, मिल्क, वेजिटेबल्स, ये सभी को हम लोग नहीं रख सकते लॉन्ग टाइम के लिए। तो जब हम लॉन्ग टाइम के लिए इनको नहीं रख सकते हैं तो हम लोग इससे प्राइस हाई होने पर सप्लाई भी हाई नहीं करेंगे। सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स। अब बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो कि स्कैर्स होते हैं, जिनकी कमी होती है। तो देखो दीज आर स्कैर्स इन नेचर, लाइक अब मैं बात करूं, अगर यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है कॉस्टली पेंटिंग्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मोनालिसा की पेंटिंग की, पिकासो की पेंटिंग की, तो यहाँ पर जब मैं पेंटिंग्स की बात करती हूँ तो वो एक रेयर गुड्स है। कॉइन्स, जो रेयर कॉइन्स हैं, ठीक है, पुराने ज़माने के, पुरातन ज़माने के जो कॉइन्स होते हैं, तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो रेयर है। तो उनका जो सप्लाई होगा वो प्राइस हाई होने पर बहुत ज़्यादा नहीं किया जाएगा। वो हाई प्राइस में क्या होता है, कुछ लिमिटेड स्टॉक होते हैं, कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड स्टॉक। अब अगर हमें अपनी दुकान से पुराने माल को हटाना है, चाहे वो फैशन खत्म हो गया हो या फिर सीजन चेंज हो गई हो, देखते हो ना मॉल हम लोग जाते हैं या फिर पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट बेचने वाला अगर शॉप लगा रहा है, मान लो कि विंटर सीजन में क्या होता है कि वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर क्लोथ के दुकान वाले, कपड़े दुकान वाले जनरली विंटर क्लोथ्स रखते हैं। मॉल वगैरह में विंटर क्लोथ्स निकाले जाते हैं, 12 महीने तो मिलते नहीं। और एंड ऑफ द सीजन क्या होता है, एंड ऑफ द सीजन सेल निकलती है ना। मान लो मोंटी कार्लो है या फिर कोई अदर ब्रांड है, तो उसमें क्या होता है कि सीजन सेल निकाली जाती है। इन सीजन सेल्स में क्या होता है कि 40% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। तो ये सभी में क्या होता है ना कि सीजन से एंड में उसको डिस्काउंट निकाला जाता है, जहां पर उसके स्टॉक को हटाया जाता है। तो जब स्टॉक हटाना है तो हाई प्राइस पे तो हम लोग नहीं हटा सकते, तो वहाँ प्राइस कम कर दी जाती है ताकि डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई भी पूरी रखी जाती है।
कि हमारा जो है स्टॉक निकलता चला जाए। हमें अगर अपने नई कोई शॉप स्टैब्लिश करनी है, पुरानी को बंद करनी है, पुराने स्टॉक को हटाना है, तो भी हम लोग इसी फंडे को अपनाते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अब कुछ वैसे रिसोर्सेज हैं जिसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं है। मान लो कि वो प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास, इसको आप कॉपी करते चले जाना, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स जो है हमारे पास में लिमिटेड है, ठीक है, उनका प्रोडक्शन, उनकी सप्लाई लिमिटेड है। तो अगर वैसा होता है, लिमिटेड अगर प्रोडक्ट हमारे पास में होते, तो उसको हम लोग प्राइस बढ़ने पर मार्केट में सप्लाई हाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास एक्सेप्शंस हो गए। आप इसे सारे बोर्ड वर्क को कॉपी करते चले जाना बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है, लाइक करोगे। आपको क्या समझ में आया, आपने कितना समझा, कितना गेन किया वीडियो से, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। साथ ही कोई प्रॉब्लम होगी तो बताओगे और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करोगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।